राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है स्वभाव। कभी कभी घर को तोड़ने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती, एक गलत स्वभाव ही काफी होता है। एक ऐसा ही परिवार जो प्यार, विश्वास और आपसी समझ से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन एक ऐसी बहू उस घर में आई जिसने धीरे धीरे उस खुशहाल परिवार की नींव ही हिला दी। ऐसा क्या हुआ था कि सालों से हंसता खिलता परिवार कुछ ही दिनों में बिखरने की कगार पर पहुंच गया। आइए जानते हैं इस कहानी में। शारदा जी बहुत ही सुलझी हुई औरत थी। आज उनके उनके घर में उनकी सबसे छोटी बहू का आगमन हो चुका था। शारदा जी के 4 बेटे थे, 3 का विवाह हो चुका था और आज सबसे छोटी बहू भी आ गई। शारदा जी बहुत खुश थी। चलो, अब उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। शारदा जी की कोई बेटी नहीं थी। बेटी को पाने की ख्वाहिश में ही उन्होंने 4 बेटों को जन्म दिया था। लेकिन अब उन्हें पता चल चुका था कि शायद उनके भाग्य में बेटी है ही नहीं और उन्हें बुढ़ापे में बहू के रूप में ही बेटियों का सुख प्राप्त होगा। शारदा जी अपनी बहुओं को अपनी बेटियों की तरह ही प्यार करती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। सारी बहुएं भी शारदा जी का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि वह सास नहीं बल्कि एक माँ की तरह उन्हें प्यार करती थी और उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वह अपने ससुराल में है। शारदा जी ने घर का माहौल ऐसा बना रखा था कि सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं थी और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। शारदा जी ने हमेशा एक सामंजस्य अपने परिवार में बनाए रखा था, ताकि उनके जीते जी परिवार में कोई परेशानी न हो। दूसरी बहू के आने के कुछ दिनों बाद ही शारदा जी के पति का देहांत हो गया। शारदा जी शुरू में बहुत टूट गई, पर उनकी बहू ने उनका बहुत साथ दिया, उनका ध्यान रखा। उनका ध्यान बटाने के लिए सबने मिलकर ससुर जी का बिजनेस उन्हें संभालने को कहा। पहले तो शारदा जी ने कहा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, लेकिन दोनों बहुओं और 4 बेटों ने कहा, आप यह कर सकती हैं माँ, इससे आपका मन भी लगा रहेगा। फिर शारदा जी ने धीरे धीरे अपने पति का बिजनेस संभाल लिया और इस तरह वह फिर से संभलने लगी। शारदा जी के पति ही पहले पूरे घर की जिम्मेदारी संभालते थे। उन्होंने अपने बेटों को अलग अलग बिजनेस करवा दिया था और सबके काम अच्छे चल रहे थे। घर भी उनका काफी बड़ा था, जिसे उन्होंने बहुत सोच समझकर बनवाया था। उसमें 4 अलग अलग फ्लैट भी बने हुए थे और साथ ही एक बड़ा घर था जिसमें करीब 10 कमरे थे। दो दो कमरे हर बेटे को और 2 कमरे शारदा जी और उनके पति के लिए थे। यह सब एक बड़ी ही बाउंड्री के अंदर था। शारदा जी और उनके पति ने यह सब बहुत सोच समझकर किया था, ताकि उनके बाद बेटों में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब पास पास रह सके। लेकिन चारों फ्लैट बिल्कुल बराबर और एक जैसे बनाए गए थे। उनका मानना था कि जब तक सब साथ रह सकते हैं इस बड़े घर में रहेंगे और बाद में अपने अपने फ्लैट में भी प्यार से रहेंगे तो कोई विवाद नहीं होगा। बेटों का बिजनेस भी समय रहते अलग कर दिया था, ताकि कभी मन मुटाव न हो। संयुक्त परिवार होने के कारण घर का सारा खर्च शारदा जी और उनके पति ही उठाते थे, जबकि अपने निजी खर्चे बच्चे खुद करते थे। इस तरह यह परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। शारदा जी ने बहुओं पर कोई रोक टोक भी नहीं रखी थी। हर काम के लिए नौकर थे और किसी पर काम का अतिरिक्त बोझ नहीं था। कुल मिलाकर यह एक बहुत ही प्यार और खुशहाल परिवार था। अब जब अपने सबसे छोटे बेटे की शादी हो गई तो शारदा जी को लगा मानो उन्होंने गंगा स्नान कर लिया हो। सबसे छोटी बहू की प्यारी सूरत देखकर तो शारदा जी खुशी से फूले ही नहीं समा रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब उनका परिवार पूरी तरह से पूरा हो गया है। बस उनके परिवार को किसी की नजर ना लगे। बाकी तीनों बहुएं भी बहुत खुश थी। अब देवरानी जेठानी मिलकर और भी खुशी से रहेंगे। लेकिन शारदा जी की छोटी बहू बस दिखने में ही खूबसूरत थी, मन से वह बहुत काली थी, जिसे कोई समझ ही नहीं पाया था। किसी को यह आभास भी नहीं था कि छोटी बहू के रूप में घर में एक ऐसी घर फोड़ू आ चुकी है जो इस खुशहाल परिवार को बर्बाद कर देगी। कुछ ही दिनों में छोटी बहू ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने इस बात पर हंगामा खड़ा कर दिया कि बाकी भाभीियों के कमरों में बहुत अच्छा इंटीरियर है और मेरे कमरे में क्यों नहीं। यह तो जानबूझकर किया गया है, क्योंकि वे सब चालाक है और मेरा पति ही बेवकूफ है। इस तरह की बातें शारदा जी के घर में पहली बार किसी बहू ने की थी। छोटी बहू की बातें सुनकर शारदा जी को पहली बार बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने छोटे बेटे मोनू की तरफ देखा। मोनू की हिम्मत ही नहीं हुई अपनी पत्नी पूजा से कुछ भी कहने की, क्योंकि वह बहुत तेज जुबान वाली थी
और मीठा मीठा बोलकर अपने मुंह से मीठा जहर निकालती थी। मोनू ने बेबसी से माँ की ओर देखा तो माँ को समझ में आ गया कि पूजा किसी को कुछ नहीं समझती है, ना ही अपने पति को, ना ही किसी और को। उन्हें अपने छोटे बेटे के लिए भी तरस आ गया था। आज शारदा जी के घर में पहली बार ऐसे घर तोड़ने वाली बातें हुई थी। उन्होंने उसे तुरंत वहीं पर समाप्त कर देना सही समझा, नहीं तो उनका इतना अच्छा परिवार जो आज तक मिलजुल कर रहा था बिखर जाता। इसीलिए उन्हें थोड़ा सख्त होना जरूरी था। उन्होंने बहुत ही सख्त आवाज में अपनी छोटी बहू पूजा से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? इस घर में किसी बहू के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। और रही इस घर की बात, तो यह घर मेरा है और इसमें सबके लिए बराबर के 2 कमरे हैं और इस घर का सारा खर्चा मैं अपने पैसों से उठाती हूँ। लेकिन अपने व्यक्तिगत खर्चे बेटे बहू स्वयं उठाते हैं। शायद मोनू ने तुम्हें बताया नहीं होगा, सबको एक जैसे 2-2 कमरे शादी के बाद मिले थे। अब किसने अपने कमरे में क्या इंटीरियर करवाया है वह उनका अपना फैसला है और उन्होंने अपने पैसों से करवाया है। तुम्हें भी वैसे ही कमरे दिए गए हैं जैसे बाकी लोगों को दिए गए थे। अब तुम उसमें जो करवाना चाहो करवा सकती हो, लेकिन इसके लिए बाकी बहुओं को ताना मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन शारदा जी इतना समझ रही थी कि छोटी बहू उतनी शैतान नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा शैतान थी। उसने कहा, क्या मैंने देखा था कि बाकी जेठानियों ने अपने पैसों से इंटीरियर करवाया है? वैसे भी जो बहू पहले आती है वह ससुराल का अधिक से अधिक पैसा हड़प लेती है। मैं नहीं मानती कि उन्होंने अपने पैसों से करवाया होगा, बल्कि उसके पैसे आपने ही दिए होंगे। तो मुझे भी मेरे कमरे में इंटीरियर चाहिए और मैं अपने पैसे नहीं खर्च करने वाली। आपको ही उसके पैसे देने पड़ेंगे और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में चली गई। आज पहली बार शारदा जी से इस तरह के लहजे में किसी बहू ने बात की थी। शारदा जी के बाकी बेटे और बहुओं को बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था। मोनू चुपचाप भूत बनकर खड़ा रहा। बड़े भाई ने मोनू को बहुत लताड़ा कि तेरी बीबी की हिम्मत कैसे हुई माँ से ऐसी बात करने की? तूने इस घर के नियम कायदे उसे बताए नहीं। माँ ने कभी किसी बहू पर कोई बंदिश नहीं लगाई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी बहू माँ को कुछ भी उल्टी सीधी बातें सुना देगी। उनमें से मंझली बहू छोटी बहू के कमरे में चली गई और उसे खरी खुटी सुनाने लगी कि तुम्हारी औकात नहीं है मम्मी जी को कुछ भी बोलने की। तुम्हें पता भी क्या है मम्मी जी के बारे में? कल ही तो तुम आई हो और आज इस घर पर अपना हुक्म चलाने लगी। खबरदार जो आइंदा मम्मी जी से इस लहजे में बात की। हाँ, हमारे कमरे में अच्छा इंटीरियर है जो हमने अपने हिसाब से और अपने पैसों से करवाया है। तुम भी करवा लो, तुम्हें किसी ने रोका है क्या? लेकिन छोटी बहू पूजा तो कुछ ज्यादा ही बदतमीज थी। उसने धक्का देकर मंझली बहू को अपने कमरे से निकाल दिया और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में मुझसे बिना पूछे अंदर आने की? आइंदा ऐसी गलती मत करना। यह मेरा कमरा है और यहाँ मेरी इजाजत के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता। यह देखकर तो शारदा जी के तन बदन में आग लग गई कि अपनी जेठानी के साथ छोटी बहू ऐसा कैसे कर सकती है और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कोई कैसे कर सकता है। यह कैसी लड़की है इस घर की छोटी बहू बन गई है। अब तो इस घर की बर्बादी निश्चित है। शारदा जी उदास होकर अपने कमरे में चली गई। मंझली बहू के साथ ऐसा व्यवहार होने पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बड़ी बहू और तीसरी नंबर की बहू तुरंत उसके पास आई और उसे संभाल लिया। साथ ही पूजा से बोली, खबरदार जो आइंदा कभी ऐसा किया तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारे ही मुंह में दे देंगे। तुमने समझ क्या रखा है हमें? औकात नहीं है तुम्हारी हमारे मुंह लगने की। हम तीनों बहनों की तरह रहते हैं और हमारे बीच में तुम आ गई। आज से तुम्हें जो करना है करो। ना हमसे बात करने की जरूरत है, ना ही कोई मतलब रखने की जरूरत। और हाँ, आइंदा ऐसी गलती भूलकर भी मत करना, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना। कुछ दिनों बाद छोटी बहू ने दोबारा ड्रामा शुरू कर दिया कि मेरे कमरे का इंटीरियर मम्मी जी को ही करवाना पड़ेगा। मैं अपना 1 रुपया खर्च नहीं करने वाली, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि आप लोगों के कमरों का इंटीरियर किसने करवाया है। मम्मी जी ने ही करवाया होगा और अब आप लोग सब मिलकर झूठ बोल रहे हैं। और मोनू को क्या पता, वह तो ऑफिस में रहता है और वैसे भी शादी से पहले कोई लड़का इन बातों पर ध्यान नहीं देता। शारदा जी को लगा कि घर में कुछ ज्यादा ही कलह हो रहा है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम जो करवाना चाहो करवा लो, मैं सारी पेमेंट कर दूंगी। उन्होंने लड़ाई झगड़े से बचने के लिए ऐसा कहा, लेकिन शारदा जी का स्वभाव शुरू से ही ऐसा था
कि उन्होंने कभी भी अपने बेटों में कोई भेदभाव नहीं किया था। इसीलिए अब मोनू के कमरे में इंटीरियर का पैसा देना उन्हें सही नहीं लग रहा था, क्योंकि बाकी बहुओं ने अपने कमरे का इंटीरियर अपने पैसों से ही करवाया था। इसीलिए शारदा जी ने बाकी तीनों बहुओं को अपने कमरे में बुलाया और कहा, छोटी बहू का स्वभाव तुम लोगों से बिल्कुल अलग है और उसे समझाना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं अपने चारों बहुओं में कोई भेदभाव नहीं करना चाहती। इसीलिए उसके कमरे में इंटीरियर में जितना भी पैसा लगेगा उतना पैसा मैं तुम लोगों को भी दे दूंगी। इस पर तीनों बहुओं ने कहा, नहीं मम्मी जी, हमें पैसा नहीं चाहिए। हमें पता है छोटी बहू का स्वभाव हम तीनों से अलग है और उसकी वजह से ही घर में पहले ही बहुत परेशानी बढ़ चुकी है। आप उसके कमरे का इंटीरियर करवा दीजिए, शायद इससे उसे शांति मिल जाए। छोटी बहू हर वक्त अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद रख करके रखती थी और फोन पर बातें करती रहती थी। वह सिर्फ खाना खाने के लिए ही कमरे से बाहर निकलती थी। उसे बाकी घर से कोई मतलब नहीं था। शारदा जी को समझ में आ चुका था कि छोटी बहू के स्वभाव की वजह से उनका संयुक्त परिवार टूटने के कगार पर आ चुका है और जल्द ही इस परिवार में अलगाव निश्चित है। खैर, इंटीरियर का काम हो जाने के बाद छोटी बहू ने फिर नया ड्रामा शुरू कर दिया। अब उसका कहना था कि शादी में उसे बाकी जेठानियों से कम जेवर चढ़ाए गए हैं। शारदा जी ने कहा, मैंने कभी अपनी बहू में कोई भेदभाव नहीं किया है और सबको शादी में बराबर सोना चढ़ाया है। हाँ, जेवर के डिज़ाइन जरूर अलग हैं और उनका वजन लगभग बराबर ही है, लेकिन पूजा यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी। उसका कहना था कि मैंने फोटो में भाभीियों के जेवर देखे हैं, बाकी भाभीियों के जेवर मेरे जेवर से बहुत ज़्यादा भारी है, जो कि फोटो में साफ पता चल रहा है। शारदा जी को समझ में आ चुका था कि पूजा हमेशा कुछ न कुछ बवाल मचाती ही रहेगी और हर बार मुझसे ऐसे ही पैसे ऐंठती रहेगी, जिससे मैं अपने बाकी बेटों के हक के पैसे उसे देती रहूं, जो कि किसी भी तरह से सही नहीं है। इसीलिए शारदा जी ने बिना कोई जवाब दिए वहां से चले जाना ही निश्चित समझा। अगले दिन छोटी बहू के पिताजी का फोन शारदा जी के पास आया। थोड़ी बहुत औपचारिक बातें करने के बाद उन्होंने भी वही बात कही कि आपने मेरी बेटी को बाकी बहुओं से कम जेवर चढ़ाए हैं, तो आपका ऐसा स्वभाव भेदभाव करना सही नहीं है। अब शारदा जी को समझ में आ चुका था कि पूजा का स्वभाव ऐसा क्यों है। जब उसके माता पिता का स्वभाव ही ऐसा है तो उन्होंने वैसी ही शिक्षा पूजा को भी दी होगी और उसे रिश्तों से ज्यादा पैसों का महत्व बताया होगा और बेईमानी करना भी सिखाया होगा। अब शारदा जी को भी यह समझ में आ गया था कि यह सब पूजा जानबूझकर कर रही है ताकि सास की कमाई के अधिक से अधिक पैसे उनके पास पहुंच जाए। इसीलिए शारदा जी ने अब सोच लिया था कि वह अब पूजा बहू की कोई भी फिजूल की मांग नहीं मानेगी। उन्होंने पूजा के पिता से कहा कि आपको और आपकी बेटी को जो करना है कीजिए, मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानने वाले। अगले दिन पूजा के पिताजी शारदा जी से मिलने आ गए और फिर वही बातें बोलने लगे कि आपका अपने सारे बेटे बहू को बराबर ही देना चाहिए, कम ज्यादा नहीं देना चाहिए। मेरी बेटी इस घर की सबसे छोटी बहू है, तो इसके पहले बहू को आपने क्या क्या दिया क्या नहीं दिया यह तो हम नहीं जानते, लेकिन वह बोल रही है कि उनके जेवर इससे भारी हैं, तो सच्ची बोल रही होगी ना, तो आप उसको भी उसके हिस्से का सोना दे दीजिए। यह अच्छी बात नहीं होती कि अपनी बहुओं में भेदभाव करने की। शारदा जी ने कहा, मैं अब आपकी बेटी को कुछ नहीं देने वाली। उसका पति कमाता है, उसकी जो इच्छा है वह अपने पति से पूरी करवा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। मोनू ने पूजा के पिता को सफाई देनी चाहिए तो पूजा तुरंत मोनू से लड़ने लगी और उसे बुरा भला कहने लगी। मोनू को फिर चुप ही रहना पड़ा, क्योंकि पूजा इतनी बदतमीज लड़की थी कि उसके आगे कोई भी जुबान खोलता तो वह उससे कुछ भी बोल देती थी, चाहे वह उसका पति हो या उसकी सास। और अपने बेटे की मजबूरी शारदा जी बहुत अच्छे से समझती थी। उन्हें यह पता था कि उनका बेटा एक बुरी लड़की के जाल में फंस चुका है और उनकी यह गलती है, लेकिन वह भी क्या कर सकती थी। कोई किसी का चेहरा और आवाज ही सुन सकता है, उसका काला दिल तो नहीं देख सकता था। लेकिन शारदा जी ने सोच लिया था कि अब उसकी नाजायज मांगों के लिए आगे नहीं झुकेगी। पूजा के पिताजी ने कहा, यदि आपका यह कहना है कि आपने सब बेटों को बराबर सोना दिया है, तो फिर आप अपनी बाकी बहुओं के जेवर और मेरी बेटी के जेवर तुलवा कर देख लीजिए। तो शारदा जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं आपको कोई सफाई क्यों दूं कि मैंने बराबर दिया है या नहीं। मेरा दिल जानता है कि मैंने बराबर सोना दिया है
और इसके लिए मैं किसी को कोई भी सफाई नहीं देने वाली और ना ही मेरी कोई बहू अपना कोई जेवर निकालेगी। मेरे लिए मेरे चारों बेटे बहू बराबर है और बराबर रहेंगे। जिसे मानना है माने और जिसे नहीं मानना है ना माने। मैं किसी को कोई सफाई देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। लेकिन फिर भी एक बार मैं वह फोटो जरूर देखना चाहूंगी जिसे देखकर आप और आपकी बेटी यह बवाल मचा रहे हैं। जरा मैं भी तो देखूं। पूजा के पिताजी ने अपने मोबाइल में पूजा की शादी के समय की वह फोटो दिखा दी जिसमें उसकी बड़ी जेठानी ने जो जेवर पहना हुआ था वह काफी बड़ा हार था और काफी भारी कंगन थे। पूजा की सास उसे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, यह आपकी बेटी ने जिस जेवर को देखकर मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है वह जेवर मेरी बहू के माता पिता ने उसे उसकी शादी पर दिया था, जो कि मेरे दिए गए जेवर से 2 गुना वजन के हैं और उसके माता पिता ने उसे दिया है। तो इस हिसाब से तो आपको भी पूजा को जेवर देने चाहिए ताकि आपकी बराबरी की ख्वाहिश पूरी हो जाए, क्योंकि उसे तो उसके मायके से इतने भारी जेवर मिले ही नहीं हैं जितने कि मेरी बाकी बहुओं को मिला है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा आपकी बेटी और आप खुद बोल रहे हैं। और अब हमें आपको और आपकी बेटी को कोई सफाई नहीं देनी। आपकी बेटी को मेरे घर में पूरी तरह से आज़ाद है। वह चाहे तो रह सकती है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब वह अपनी फिजूल की मांगे हमारे आगे नहीं रखेगी। हम उसकी कोई नाजायज मांग पूरी नहीं करने वाले, क्योंकि ऐसा करना मेरे बाकी बेटे बहू के साथ नाइंसाफी होगी। क्योंकि मेरी संपत्ति पर मेरे चारों बेटों का बराबर का हक है और मैं किसी एक बेटे और एक बहू को बार बार उस संपत्ति में से बड़ा हिस्सा देकर अपने बाकी बेटे बहू के साथ गलत नहीं करना चाहती। और ना ही मेरी संपत्ति का अभी कोई बंटवारा हो रहा है। यह सब मेरे जाने के बाद ही होगा, जिसके लिए मैं जाने से पहले सारा इंतजाम करके जाऊंगी। आपकी बेटी की वजह से मेरा इतना प्यारा परिवार बिखरने के कगार पर आ गया है। इसीलिए अब मैं एक सख्त फैसला लेने जा रही हूँ। आपकी बेटी और दामाद अब मेरे इस घर में नहीं रह सकते। हाँ, मुझे मेरे छोटे बेटे मोनू से बहुत प्यार है और मैं उसकी मजबूरी समझती हूँ, पर मैं एक बेटे के प्यार में अंधी होकर बाकी बेटों पर अत्याचार होते नहीं देख सकती। आपकी बेटी बहुत ही बदतमीज और मुंहफट किस्म की लड़की है, जो कभी भी बड़े छोटे का लिहाज नहीं करती। इसीलिए अब मेरा फैसला है कि आपकी बेटी मेरे घर में नहीं रहेगी, बल्कि अपने फ्लैट में जाकर रहे या जहाँ जाना है वहाँ जाकर रहे। लेकिन मेरे घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। इस पर पूजा चिल्लाकर बोली, अरे ऐसे कैसे? बाकी बहुएं आपके घर में ऐशो आराम से रहे, आपके खर्चों पर पले और मैं और मेरा पति अपने फ्लैट में रहे ताकि अपना खर्चा भी हम खुद चलाएं और फ्लैट का किराया भी हमारे हाथ से चला जाए। यह क्या बात हुई? मैं भी यहीं रहूंगी और जैसे बाकी बेटे बहू रहते हैं, मैं भी अपने पैसे फालतू में खर्च क्यों करूं और अपने घर का किराया फालतू में क्यों अपने हाथों से जाने दूं? इस पर शारदा जी ने कहा, बाकी बेटे बहू अपने दायरे में रहते हैं, छोटे बड़े का लिहाज करते हैं, मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ना कि खुद को इस घर का मालिक समझकर रहते हैं। क्योंकि इस घर की मालकिन मैं हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं ही रहूंगी। यह घर मेरा है और इसकी मालकिन मैं हूँ, इसीलिए यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम हो कौन जो खुद को इस घर की मालकिन समझ रही हो और यहाँ के फैसले ले रही हो? बहुत दिनों से मैंने तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर ली, यह सोचकर कि शायद तुम सुधर जाओ। लेकिन मुझे पता है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, इसीलिए तुम भी कभी सुधरने वाली नहीं हो। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और मेरे घर से निकलो। यह मेरा घर है, मेरे पैसों से बना हुआ है और मेरे पैसों से चलता है। मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं हूँ, अपना बिजनेस खुद चलाती हूँ और मेरे घर में वही रहेगा जिसे मैं रखना चाहती हूँ। जिसे मैं नहीं रखना चाहती वह मेरे घर में नहीं रह सकता। समझ में आई मेरी बात? तो तुरंत मेरे घर से निकलो। इस पर पूजा और उसके पिता ने हेकड़ी दिखाने की कोशिश की और बोले, अभी अभी मेरी शादी हुई है और मैं इस घर में आई हूँ। मैं चाहूँ तो आपको झूठे केस में भी फंसा सकती हूँ और आपने मेरे ऊपर अत्याचार किया है। शारदा जी ने कहा, तुम्हारी पहली बदतमीजी देखकर ही मैं समझ चुकी थी कि तुम आगे कहाँ कहाँ दिमाग चला सकती हो। इसीलिए उसी समय मैंने तुमसे छुपाकर पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे। तुम्हारी हर हरकत उसमें रिकॉर्ड है और तुम्हारे साथ इस घर में कितना अत्याचार हुआ है यह भी उसमें साफ रिकॉर्ड है। इसीलिए जिसे जो बोलना है बोल दे, जो करना है कर ले। हम सीधे हैं, इसका मतलब यह नहीं
कि तुम कुछ भी बोलोगे और हम उसे मान लेंगे। हम अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं। और हाँ, तुम अपनी जेठानी, सास और पति के साथ जिस बदतमीजी से पेश आई हो वह भी उस कैमरे में रिकॉर्ड है। और यदि तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि घरेलू हिंसा का केस सिर्फ तुम ही नहीं कर सकती, तुम्हारा पति भी तुम्हारे ऊपर कर सकता है, क्योंकि तुमने उसके ऊपर भी बहुत अत्याचार किए हैं। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि सुधर जाओ। हम सीधे साधे लोग हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से इस घर में नफरत की दीवार खड़ी हो गई है। अपने हक के लिए तो कोई भी लड़ेगा, फिर हम पीछे कैसे रह सकते हैं? इसीलिए यदि तुम लड़ना चाहती हो तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। और तुम्हारी सारी हेकड़ी हमने ना निकाल दी तो देख लेना। पूजा और उसके पिता के पास शारदा जी की बातों का कोई जवाब नहीं था। मोनू अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा रहा था और इशारों में कह रहा था कि माँ, आपने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। इन लोगों को इसी जवाब की जरूरत है। शारदा जी ने पूजा से कहा, तुम्हें 2 घंटे का समय देती हूँ, मेरा घर खाली करो, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन इस घर में अब तुम नहीं रहोगी। 2 घंटे बाद मुझे तुम इस घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए, नहीं तो पुलिस बुलाकर तुम्हें धक्के देकर बाहर निकलवाना पड़ेगा। अभी तक तो बहुत तुम्हारी हेकड़ी देख ली, अब तुम मेरी हेकड़ी देखना कि मैं क्या कर सकती हूँ। यह कहकर शारदा जी अपने कमरे में चली गई। आज पूजा और उसके पिताजी का दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया था। उन्होंने सोचा था कि डराकर धमकाकर वह शारदा जी से ज्यादा पैसे निकलवा लेंगे, लेकिन यहाँ तो शारदा जी ने उसे घर से ही निकाल दिया। मोनू का फ्लैट किराए पर लगा हुआ था जो तुरंत खाली नहीं हो सकता था। इसीलिए मजबूरी में पूजा और मोनू को किराए के घर में शिफ्ट होना पड़ा, जहाँ पूजा पहले ऐश की जिंदगी जी रही थी। हर काम के लिए नौकर चाकर थे, दिन भर ऐसी कमरे में रहती थी और घर खर्च का भी कोई झंझट नहीं था। वहीं अब किराया भी देना था और घर का खर्च भी खुद चलाना था। अब सच में ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शारदा जी ने सही फैसला लिया था या उन्हें अपने छोटे बेटे की खातिर पूजा को एक और मौका देना चाहिए था? अगर आप शारदा जी की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।